जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं लूसेंट सीरीज को और फिर आपको जो अभी तक हम चल रहे हैं बिहार पुलिस को लेकर, तो यह जो सेशन हम करने वाले हैं यह बिहार पुलिस को मद्देनजर रखते हुए करने वाले हैं। और बाद बाकी जो भी आप लोग बिहार एसएससी या फिर आप लोग जो है कि बिहार एसआई या एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसे समान रूप से देखने का प्रयास कीजिएगा, आप सबको भी बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। आज का सेशन जो रहने वाला है यह लगभग आपका 40 से 45 मिनट का सेशन होने वाला है और यह 40 से 45 मिनट का जो सेशन होगा यह एक बेहतरीन सेशन होगा। बस आप लोग जिस तरह से अपना प्यार दे रहे हैं, जिस तरह से आप कंटिन्यू बनकर इस चैनल का लाभ उठा रहे हैं, यह आप यकीन मानिए कि आपको एक दिन यह आपको जरूर फायदा करके दिखाएगा, क्योंकि जो आप लगभग 2 महीना से जुड़े हुए होंगे उनको अपने आप में अंतर हो रहा होगा। क्योंकि पटना से भी लगभग 100-150 स्टूडेंट मेरे पास जुड़े हुए हैं जो कि सीनियर स्टूडेंट हैं। और यह जो आपका स्टूडेंट है सीनियर, यह भी आपका विभिन्न प्रकार के एग्जाम का तैयारी करते हैं। और तैयारी करने के साथ साथ याद रखिएगा कि तैयारी करने के साथ साथ वह जो है कि अधिक से अधिक एग्जाम में जो है कि वह क्वालिफाई भी कर चुके हैं और क्वालिफाई करके जो है कि आगे का तैयारी अभी भी जारी रख रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और इसी तरह से आप अपना कंटिन्यू बना के रहिएगा और विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आपको तैयारी के लिए जो है कि विभिन्न प्रकार का फायदा होने वाला है। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आप सबों के बीच आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। तो आज में लगभग आपको 3-4 सब्जेक्ट से हम क्वेश्चन मिक्स करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बस आप लोग इसी तरह से लगातार बनकर रहिएगा, बहुत फायदा करेगा। और एक आपको आवश्यक जानकारी बता देते हैं कि जो छात्र पटना के अंदर में रहते हैं, जो छात्र पटना के अंदर में रह के कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उनको अगर लगता है कि मैथ रीजनिंग में कहीं आपको प्रॉब्लम चल रहा है, आपको दिक्कत आ रहा है, आप बिहार एसएससी का सेट लगाते हैं तो आपको कोई टॉपिक में रीजनिंग में प्रॉब्लम होता है या किसी को मैथ में प्रॉब्लम होता है, तो इस तरह के टॉपिक को देखते हुए जो है कि आप लोग के बीच जो है कि हम ही लोग के साथी या फिर बोल सकते हैं हम लोग से सीनियर एक आपके क्लास चला रहे हैं। और क्लास जो चला रहे हैं वह एक सेलेक्टेड आदमी है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर कोई बंदा सेलेक्ट है अपने आप में, कहीं ना कहीं जॉब में है, तो वह एक आपको अलग प्रकार से मोटिवेट करते हैं। और एग्जाम का जो रूपरेखा रहता है या एग्जाम को क्रैक करने का जो अप्रोच होता है कि किस एग्जाम को हम किस तरह से फॉलो जो आगे बढ़कर हमको बहुत आसानी से किसी भी एग्जाम को जो है कि क्रैक कर सकते हैं। तो उसी के लिए आप लोग को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दे कि उसमें से एक क्लास है पटना के अंदर में जो खास करके मुसल्लापुर हाट रामपुर एरिया में रहते हैं, तो वहां पर एक क्लास चलता है जिनका नाम है विभूति क्लासेस। विभूति क्लासेस जो चलता है वह तांडव लूसेंट, सुनिएगा, लूसेंट सीरीज करवाता है एक तांडव करके, तांडव लूसेंट सीरीज चलता है। वह थोड़ा सा हाईलाइट है पटना के अंदर में। और उसी के अंदर में उसी के कैंपस में एक आपका या फिर उसी क्लास रूप में बोल सकते हैं, उसी में एक आपके जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं जो आपको मैथ रीजनिंग पढ़ाएंगे, तो वो एक बहुत अच्छे टीचर हैं। वो आपके बड़े बड़े कोचिंग में भी अपना जो है कि योगदान दे चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा प्लेटफॉर्म कोचिंग का, तो प्लेटफॉर्म कोचिंग जो है पटना के अंदर में रेलवे के लिए बहुत हाईलाइट कोचिंग है, तो उनमें भी अपना योगदान देख चुके हैं। और जो सीनियर स्टूडेंट होइएगा वो सर को पहचान भी लीजिएगा, वो एसएससी सीजीएल में ऑडिटर का पोस्ट को छोड़ के इधर ही आपका अपना अलग से क्लास खोले हुए हैं, याद रखिएगा। और आपको मैथ एक जबरदस्त सेशन के रूप में पढ़ाएंगे। बस आप लोग जो भी लगे वो आपको फी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस आप लोग लगातार वहां पर जाके आप मेहनत कीजिएगा, आपका मेहनत देखिएगा अपने आप में आपको, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका हम भी देखे हुए हैं, बहुत जबरदस्त है। किसी भी सवाल को जो अप्रोच लेते हैं वो गजब का अप्रोच लेते हैं। वो एक यंग टीचर है और समझते हैं कि किस एग्जाम में किस तरह के पैटर्न पर आजकल सवाल पूछा जा रहा है, उसी लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको सेम टू सेम उसी तरह से सवाल बताया जाएगा। अगर आप सीजीएल का तैयारी करते हैं, आप सेंट्रल लेवल का सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, उस तरह का तैयारी करते हैं, तो वहां पर भी आपको फायदा करेगा। तो बिहार पुलिस के अंतर्गत भी अगर मैथ वगैरह में कोई दिक्कत हो तो आप लोग वहां पर जाके संपर्क कर सकते हैं। तो उनका क्लास का नाम याद रखिएगा, तांडव लूसेंट है, हाईलाइट जगह। उसके अंदर
में है विभूति क्लासेस। सर का नाम है विभूति सर, सर का नाम याद रख लीजिएगा विभूति सर है। और याद रखिएगा इनका एड्रेस है आपका लोहार लेन रामपुर के पास। लोहार लेन का नाम सुने होंगे या पता कर लीजिएगा, लोहार लेन रामपुर के पास है, मुसल्लापुर हाट एरिया पड़ता है, समझ में आ गया। तो वहां पर जाके आप लोग आराम से पता कर सकते हैं। और अगर कोई प्रकार का दिक्कत हो अभी भी तो आप लोग इनके बारे में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको जानकारी अधिक से अधिक मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स का जो बिहार पुलिस के लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो उनके लेवल में है उस चीज को हम लोग तैयारी करते हैं। और आप लोग जैसा कि देखे होंगे, जो हमारे सोशल मीडिया से संपर्क रखते होंगे, अभी हम मेरे पास 3 गो स्टूडेंट आता था, मतलब और भी आता है, वो SSC GD का स्टूडेंट था, उनका रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन जो आर्मी का तैयारी कर रहे थे, अग्निवीर का तैयारी कर रहे थे, उसमें से हम लोग जहाँ पर ड्यूटी करते हैं यहाँ से ही लगभग 18 किलोमीटर दूर से जो लगातार रहिएगा उनको पता चला होगा, 18 किलोमीटर दूर से आके जो है कि वो यहाँ पर आके 2 घंटा मेरे पास समय देते थे, 1-1.5 घंटा यहाँ पर हम लोग ओरल ग्रुप डिस्कशन करते थे और उससे पहले उसको हम मैथ रीजनिंग भी बता देते थे। तो उनका सिलेक्शन जो और उनका बता देते हैं, उनका पढ़ाई तो वो 12 तक या ग्रेजुएशन कर लिए थे, लेकिन उनका क्या था कि उतना पढ़ाई से इधर उतना ज़्यादा वो नहीं है, मतलब ज़्यादा हाईलाइट नहीं है पढ़ाई। तो फिर भी हम उनको मेहनत करवा के एकदम 2-2.5 महीना के अंदर जो है कि बहुत सारा चीज़ याद करवा दिए और मैथ रीजनिंग पे कमांड करवा दिए। तो उनका रिजल्ट जो है कि हो गया। वह कहते भी थे कि कभी हम सोचे नहीं थे कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा काम था हम उस काम में हद तक सफल हुए। 3 में 3 का रिजल्ट दिए। अगर हकीकत बताते हैं, हाथ में किताब है, अगर हमको 100 बच्चा दे दिया जाए, अगर हमको 100 बच्चा दे दिया जाए और बोले कि इसको 6 महीना के अंदर इस एग्जाम में सेलेक्ट करवाना है, तो मेरे अंदर उतना टैलेंट है कि उस 100 के 100 का रिजल्ट करवाएंगे, 99 का नहीं करवाएंगे, 100 का 100 करवाएंगे। यही हकीकत है, क्योंकि हम मेहनत करवाना जानते हैं और जानते हैं कि रिजल्ट में एग्जाम में कैसे होता है। बस हाँ, वह छात्र जो 100 का 100 है, वह जो भी हम कहेंगे बस वह कर ले। देखिएगा रिजल्ट उसका एक भी एग्जाम में नहीं गिरने देंगे, सब में रिजल्ट उसका होगा। तो इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए। अगर आप लोग हमें रेगुलर रूप से फॉलो कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा, नहीं तो आगे ना पीछे सबका होगा। बशर्ते आप लगातार हमसे बने रहिए और मेहनत कीजिए, सफलता एकदम गारंटी के साथ होगा। और एक चीज और आप लोग को बता देते हैं, जो एक जमीनी स्तर का बात है, लगभग यह इस तरह का हम लोग ओरल डिस्कशन 2018 से ही कर रहे हैं। और 2018 से जो हम लोग करते थे पहले भागलपुर पटना में, तो वहां पर क्या करते थे कि आपको क्वेश्चन तो सब दिन हम ही पूछते थे। और यह बता देते हैं कि लगभग मेरे संपर्क में 30 प्लस बच्चा का अधिक से अधिक, उससे भी बोल सकते हैं ज़्यादा सिलेक्शन हो गया है, सिर्फ मेरे बदौलत कि हम मेहनत करवाए कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, और उतना हम क्वेश्चन उनसे पूछे कि इतना उसको क्वेश्चन माइंड में रटवा दिए। कभी मेरे पास बच्चा, हकीकत बताते हैं, हाथ में किताब है, अभी बच्चा मेरा स्टेशन मास्टर बना हुआ है, कृषि विभाग में गया हुआ है, अभी जो ICR का बना, ग्रुप डी में कम से कम 15 से 20 बच्चा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि ये बिहार पुलिस हो गया, फिर मद निषेध हो गया, उसके बाद फिर आपका जो है कि NTPC के अंतर्गत स्टेशन मास्टर हो गया, TCCC हो गया, ये सब में बहुत सारा लड़का गया हुआ है। जो हकीकत है, जो हमको जानते होंगे जमीनी स्तर पे, उनको पता होगा। और बहुत सारे छात्र, 2-3 लड़का जो दोस्त थे हमारे जो साथ में करते थे, वो SI भी बने हैं, बिहार SI भी बने हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग लगातार बनकर यहाँ बिहार SSC जो पिछला बार जो फॉर्म जो कि 2021-22 में जो ज्वाइनिंग करवाया, तो जिसमें कि आपको 2014 का जो वैकेंसी था, वो वैकेंसी हम नहीं भर पाए थे, क्योंकि मेरा 15 या 16 में, हाँ 15 में मेरा इंटर हुआ था, 15 में इंटर हुआ था और लगभग 19 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। तो उसके पहले जो है कि फॉर्म भरा जा चुका था, उसमें मेरा जो है कि 11th में ही हम थे उस समय, तो हम फॉर्म नहीं भर पाए थे। लेकिन उनका एग्जाम 2018-19 में हुआ था आके, और उसमें हम इतना मेहनत करवाए थे, जो है कि हमारा जो ग्रुप में था, तो उसमें 4 से 5 बच्चा का सिलेक्शन बिहार SSC में हुआ है। जो हमको जानते होंगे जमीनी स्तर पे, उनको पता होगा हम कितना मेहनत करवाते थे और कहां तक बच्चा को हम पहुंचाए हैं। भले आज वो हमसे दूर चले जाए, लेकिन यह ऊपर वाले को ध्यान में है कि देखिएगा, अगर हम आपको सिलेक्शन दिलवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपके से मेरा रिलेशन सब दिन मतलब बात हो इस तरह से हो, लेकिन एक इंसानियत होने के नाते जो है कि आप लोग आराम से जो है कि अपना एक रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन आप लोग को बता दे कि भले बहुत सारे छात्र का हम सिलेक्शन करवा दिए हो, लेकिन आप लोग को बता दे कि सब अपने अपने समय में जो है कि
कि वो रहते हैं अपना जो है कि समय में या फिर अपने ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन जो उनके पीछे हम मेहनत किए हैं वह मेहनत एक अलग जो है कि ऊपर वाले को पता होगा। और जो है कि जो वो मेहनत करते हैं आपको आपके पीछे हम पूरे दिल से मेहनत करते हैं। बस इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत कीजिए और आप लोगों को हम सफलता अवश्य दिलाएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बस क्योंकि हम भी एक जमीनी स्तर से ऊपर उठे हुए इंसान हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बस आप मेरे लिए लगातार मेहनत कीजिए, अपने माता पिता के लिए मेहनत कीजिए और अपने गांव समाज के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि आप अगर नहीं पढ़िएगा तो आगे होने वाला पीढ़ी जो है कि नहीं पढ़ेगा अच्छा से, क्योंकि बोलेगा कि वो पढ़ लिख के कुछ नहीं किया तो हम क्या कर लेंगे पढ़ लिख के। इसीलिए आप लोग एक सरकारी जॉब लीजिए। सरकारी जॉब का जो वर्चस्व है वह बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड में बहुत ज्यादा है, खास करके बिहार में। और हम लोग के जो आपका जो मिडिल फैमिली है इसमें बहुत ज्यादा क्रेज है। बस आप लोग मेहनत करके कहीं ना कहीं सरकारी जॉब पा लीजिए, उसके बाद जो है कि आप लोग आराम से ऐश मौज कीजिएगा। तब देखिएगा आपके माता पिताजी का जिंदगी जो हकीकत में उनका एज होगा उससे 10 साल एज वो ज्यादा जिएंगे आपको देखकर, क्योंकि मेरा बेटा एक सरकारी जॉब में है। बस तो इसी बात के साथ, मोटिवेशन के साथ आप आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। आज थोड़ा हम लोग ज्यादा समय ले लिए, लेकिन आप ही के लिए हम समय लिए हैं, क्योंकि मोटिवेट करना बहुत आवश्यक होता है छात्रों को, क्योंकि डिमोटिवेट करने वाले की संख्या कमी नहीं है धरती पर। तो चलिए आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है। जो क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। केंद्र सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति किससे होती है? तो केंद्र सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति जो होती है वह सीमा शुल्क से होती है। किससे होती है? सीमा शुल्क से होती है, याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में जो अभी जीएसटी से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, तो याद रखिएगा भारत के अंदर में जीएसटी दिवस जो मनाते हैं 1 जुलाई को मनाते हैं, क्योंकि याद रखिएगा कि भारत के अंदर में जो जीएसटी को अंतिम रूप से जो लागू किया गया था वह 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को जो है कि लागू किया गया था। और भारत के अंदर में जीएसटी अधिनियम को पारित करने वाला जो पहला राज्य बना था वह कौन बना था? तो याद रखिएगा जीएसटी अधिनियम को पारित करने वाला पहला राज्य बना था तेलंगाना। कौन बना था? तेलंगाना। और याद रखिएगा जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य बना था असम। कौन बना था? असम। और जीएसटी को लागू करने वाला अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना था जम्मू कश्मीर। कौन बना था? जम्मू कश्मीर। और भारत के अंदर में जीएसटी को जो पारित किया गया था 2016 में पारित किया गया था। और भारत में याद रखिएगा कि जीएसटी का जो पंजीकरण संख्या होता है, अगर आप कटवाते हैं या जीएसटी भरपाई करते हैं तो जीएसटी में जो आपका जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसमें कुल 15 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 15 अंक। जैसे आधार कार्ड में 12 अंक होता है, उसी तरह से याद रखिएगा जीएसटी के पंजीकरण में कुल कितने अंक होते हैं? तो जीएसटी के पंजीकरण में कुल 15 अंक होते हैं। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, याद रखिएगा। और जीएसटी जो है वह एक प्रकार का गतिशील अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक प्रकार का गतिशील अप्रत्यक्ष कर है। और याद रखिएगा कि भारत में जो जीएसटी लागू किया गया है वह 161वां देश बना है। और भारत में जीएसटी जो लागू किया गया है वह कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। अगर बात करते हैं VAT वैट का, यानी वैल्यू एडेड टैक्स का, तो भारत में जो वैट जो लागू किया करने वाला जो पहला राज्य बना था वो कौन बना था? तो पहला राज्य हरियाणा बना था। कौन बना था? हरियाणा। वैट को लागू करने वाला यानी VAT यानी वैल्यू एडेड टैक्स, या उसी को हिंदी में कहते हैं मूल्य वर्धित कर, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो याद रखिएगा हरियाणा बना था। और वैट को अंतिम रूप से लागू करने वाला राज्य जो बना था वह उत्तर प्रदेश बना था। और भारत में जो वैट को लागू किया गया था पहली बार 2005 में। कब किया गया था? 2005 में। और यह आपका हरियाणा किया था। और अंतिम रूप से जो लागू किया था वह आपका सबसे अंतिम राज्य जो लागू किया था वह आपका उत्तर प्रदेश किया था, लगभग 2008 में किया था। कब किया था? 2008 में किया था, आप लोग याद रखिएगा। और भारत में जीएसटी को लागू करने वाली जो समिति का नाम था वह विजय केलकर समिति। कौन सी समिति? विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। और जीएसटी का जो मसौदा तैयार किया था, जीएसटी का जो मसौदा तैयार किया था वह कौन सी समिति ने? तो याद रखिएगा वह जो किया था आपका एक नाम था जिनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा जीएसटी का जो मसौदा तैयार किया था वह आपका कौन सा समिति था? तो याद रखिएगा असीम दास गुप्ता समिति। कौन सी समिति? असीम दास
गुप्ता समिति याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, बिग पुश थ्योरी किसने दिया है? तो बिग पुश थ्योरी आर राउडन ने दिया है। बिग पुश थ्योरी किसने दिया है? आर राउडन ने। बिग पुश थ्योरी आर राउडन ने दिया है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया है? तो उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत जो दिया है वह अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। अगला सवाल कि बाजार का नियम किसने दिया है? तो बाजार का नियम जे.बी. शाह ने दिया है। किसने दिया है? जे.बी. शाह। क्योंकि बाजार में जो आदमी बैठते हैं या फिर मार्केटिंग जो करते हैं सबसे अधिक शाह जाति के लोग करते हैं, शाह जाति के लोग करते हैं, इसीलिए बाजार का नियम दिया है जे.बी. शाह ने। किसने दिया है? जे.बी. शाह ने दिया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र एग मार्ग प्रयोगशाला किस शहर में है? तो केंद्र एग मार्ग प्रयोगशाला नागपुर में है। किस शहर में है? नागपुर में है। और नागपुर को हम लोग संतरा नगरी के नाम से भी जानते हैं। और 0 माइल स्टोन का जो प्रयोग किया जाता था अंग्रेज के जमाने में, यह भी नागपुर में है। कहां में है? नागपुर में है। और याद रखिएगा कि नागपुर शहर को आपके राज्य हड़प नीति के तहत डलहौजी ने हड़पा था। किसने हड़पा था? तो डलहौजी ने हड़पा था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत में उर्वरक की खान के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो उर्वरक की खान के लिए सिंदरी है प्रसिद्ध। कौन सा प्रसिद्ध है? सिंदरी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और उर्वरक से संबंधित क्रांति है भूरी क्रांति। कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति। यानी भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक उद्योग से है, याद रखिएगा। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उद्योग से। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को कि इंट्रीगल कोच फैक्ट्री किस शहर में है? तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में है। कहां में है? पेरम्बूर में है। और पेरम्बूर जो है वह चेन्नई में है। कहां में है? चेन्नई में है। और इंट्रीगल कोच फैक्ट्री एक और है भारत में, कपूरथला में। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री एक कपूरथला में है। और कपूरथला जो है वह पंजाब में पड़ता है। कहां में पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत में सर्वाधिक नगरीकरण किस राज्य का हुआ है? तो भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य जो है वह गोवा है। कौन सा है? गोवा है। और गोवा का याद रखिएगा राजधानी पणजी है। और पणजी जो है वह मांडवी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है, आप लोग याद रखिएगा। और जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, बस आप समझ लीजिए कि जो आपके 2 से ढाई महीना का समय बचा है, इसी में आपको अपना सब चीज झोंक देना है और समझना है कि यह जो है यह मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और इसके बाद जो है हमको चांस नहीं मिलने वाला है। बस आप यही सोच के मेहनत कीजिए, देखिएगा आपको सफलता मिलने में जो है कि सहायता मिल जाएगा। और जो जितना ताकत लगे दिन रात आप एक कर दीजिए। और जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए और समझ लीजिए कि मेरा अगर 65 प्लस नंबर या 60 प्लस नंबर आ जा रहा है, तो आप लोग आराम से रनिंग कीजिए। और रनिंग में आपका रिजल्ट रिटर्न एग्जाम में आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि जो आपका 60 नंबर प्लस कीजिएगा, आपका नंबर आराम से रिजल्ट के लिए बन जाएगा। उसके बाद आपको फील्ड पे दिन रात एक करके मेहनत करना है और आपको एक सीट पक्का करना है, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय आय का सामाजिक लेखांकन, राष्ट्रीय आय का सामाजिक लेखांकन का जो गणना विधि का विकास किया था वो रिचर्ड स्टोन ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड स्टोन ने। और भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आय जो सबसे पहली बार मापा था वह दादा भाई नौरोजी ने मापा था, याद रखिएगा 1867 में। 1867 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का गणना किया था। और राष्ट्रीय आय का जो गणना किया था उसमें 20 रुपया बताया गया था। कितना रुपया बताया गया था? 20 रुपया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का गणना पहली बार किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का गणना पहली बार आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था। कितना रुपया? तो याद रखिएगा 20 रुपया था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के अंदर में आपका सबसे अधिक जो राष्ट्रीय आय है वह किस राज्य का है, तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक राष्ट्रीय आय या फिर सबसे अधिक जो प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है वह गोवा है। कौन सा है? गोवा है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग बताइएगा
अगला सवाल बताना है कि भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में किस शहर में खोला गया था? तो भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में सतारा महाराष्ट्र में खोला गया था। सतारा, और आपको बताए हैं कि सतारा एक ऐसा शहर था जो कि आपके अंग्रेज जो थे गवर्नर डलहौजी, वो जो हड़पने का भी काम किए थे सतारा को, जो है कि आपको कब, तो याद रखिएगा आपका जो है कि 1848 में, क्योंकि 1848 में जो गवर्नर बने थे वो लॉर्ड डलहौजी बने थे और सबसे पहला जो उन्होंने शिकार किया था आपका सतारा को किया था। किसको किया था? सतारा को राज्य हड़प नीति के तहत या डॉक्ट्रिन ऑफ लेपेप्स के तहत या गोद नीति के तहत, समझ में आ गया। और सबसे अंतिम जो किया था वो अवध को किया था, और अवध के जो उस समय शासक हुआ करते थे वाजिद अली शाह हुआ करते थे, क्योंकि अवध के जो अंतिम नवाब थे वो वाजिद अली शाह बने थे, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और अवध को कुशासन के आधार पर जो है कि अपने में मिलाने का काम जो है कि अंग्रेजों ने किया था। और उसी में से एक बताए थे आपको करौली। करौली एक ऐसा आपका शहर था जिसको कि आपके बाद में जो है कि अंग्रेज ने वापस कर दिए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान किस शहर में है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वह हैदराबाद में है। कहाँ में? हैदराबाद में। और इसी तरह एक और क्वेश्चन बहुत फेमस है, याद रखिएगा कि भारत में आपका राष्ट्रीय खाद्य संग्रहालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय खाद्य संग्रहालय मैसूर में है। कहाँ में है? मैसूर में है, याद रखिएगा। और मैसूर शहर जो है वह कर्नाटक में है। और मैसूर का जो रत्न कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सॉरी, कर्नाटक का जो रत्न कहा जाता है वह मैसूर को कहा जाता है। और मैसूर से जो शासक थे वो टीपू सुल्तान थे। कौन थे? टीपू सुल्तान थे, याद रखिएगा। और टीपू सुल्तान का जो मृत्यु हुआ था वह चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था, आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध जो है वह आपका खनिज तेल से है, या फिर बायोडीजल भी बोल सकते हैं। बायोडीजल भी बोल सकते हैं या खनिज तेल बोल सकते हैं। ये हो गया कृष्ण क्रांति। और याद रखिएगा आपका अभी जो हम बताए थे आपका बादामी क्रांति, अभी दूसरा बताए थे भूरी क्रांति बताए थे। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक बताए थे। और बता देते हैं आपको मसाला उत्पादन से है बादामी क्रांति। मसाला उत्पादन से कौन सा है? बादामी क्रांति है। वहीं याद रखिएगा बागवानी से कौन सा है? तो बागवानी से संबंधित जो है आपका कौन सा है? तो याद रखिएगा बागवानी से संबंधित आपका कौन सा है? सुनहरी क्रांति। कौन सी क्रांति? सुनहरी क्रांति, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि ये चमड़ा से संबंधित क्रांति है खाकी क्रांति। कौन सी क्रांति? खाकी। और फिर विभिन्न प्रकार के फसल से संबंधित है हरित क्रांति। और श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। और अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। कौन सी क्रांति? रजत क्रांति, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत के अंदर में याद रखिएगा अंडों की टोकरी के नाम से किस राज्य को जानते हैं? आंध्र प्रदेश को जानते हैं। किसको जानते हैं? अंडों की टोकरी के नाम से आंध्र प्रदेश को जानते हैं। और याद रखिएगा कि भारत के अंदर में जो मध्य प्रदेश को जानते हैं वो सोयाबीन के नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश करती है। और मध्य प्रदेश का एक शहर इंदौर है। कौन सा है? इंदौर। और उसी इंदौर में मध्य प्रदेश के अंतर्गत में याद रखिएगा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में है, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर है। और इंदौर में आपका होलकर स्टेडियम है। और इंदौर में आपका होलकर हवाई अड्डा भी है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन बता दिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब लागू हुआ? तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1952 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है भारतीय बैंकों का सबसे अधिक शाखा किस देश में है? तो भारतीय बैंकों का सबसे अधिक शाखा यूके में है। कहाँ में है? यूके में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के किस बैंक का शाखा सबसे अधिक विदेश में है तो बोलिएगा एसबीआई बैंक का है। किसका है? एसबीआई बैंक का। अगर हम बात करते हैं एसबीआई बैंक का, तो एसबीआई बैंक का स्थापना 3 बैंकों को संयुक्त रूप से मिलाकर 1955 में किया गया था। और 1955 में जो किया गया था याद रखिएगा वह
डेट था 1 जुलाई। कौन सा डेट था? 1 जुलाई। क्योंकि आपको इससे याद हो जाएगा एसबीआई का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो 1 जुलाई को मनाते हैं। और जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाते हैं। और याद रखिएगा आयकर दिवस भी 1 जुलाई को मनाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि चिकित्सक दिवस या डॉक्टर दिवस, और भारत में जो डॉक्टर दिवस मनाते हैं वह डॉक्टर विद्याचंद्र राय के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा इनका संबंध पश्चिम बंगाल से था और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। तो याद रखिएगा विद्याचंद्र राय जो है उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग चिकित्सक दिवस मनाते हैं। और याद रखिएगा चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन 1 जुलाई को हो गया। और 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का स्थापना गोरेवाला समिति के सिफारिश पर हुआ था। और याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी व्यावसायिक बैंक पूछेगा तो एसबीआई मारेंगे, लेकिन भारत का केंद्र बैंक पूछेगा तो आरबीआई मारेंगे। भारत का केंद्र बैंक आरबीआई है और भारत की सबसे बड़ी व्यावसायिक बैंक एसबीआई है। और याद रखिएगा आप लोग एसबीआई का स्थापना गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि बाड़मेर में तेल के विशाल भंडार पाए गए हैं जो किस राज्य में है? तो याद रखिएगा बाड़मेर में जो है वह राजस्थान में पड़ता है। कहां में पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान का याद रखिएगा सबसे छोटा जिला जो है वह भरतपुर है। कौन सा है? भरतपुर है। और उसी भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। और उसी भरतपुर में याद रखिएगा आपका भरतपुर पक्षी विहार है, या उसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं घना पक्षी विहार। क्या कहते हैं? घना पक्षी विहार। और भरतपुर पक्षी विहार या घना पक्षी विहार को पक्षियों के स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहां पर समय समय पर एशियाई सारस आके अंडे देते हैं या प्रजनन करते हैं और अपने बच्चे को बड़े करके पुनः हुआ जो है कि साइबेरिया यानी कि रूस का जो एशियाई भाग है उसको साइबेरिया कहते हैं और वहां पर चले जाते हैं। आप लोग याद रख लीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जो है कि आपका किस पक्षी विहार को जो है कि पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं? तो याद रख लीजिएगा आप लोग भरतपुर या घना पक्षी विहार। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर पूछेगा कि बिहार में कौन सा पक्षी विहार है, तो आप लोग को बता देते हैं बिहार में एक जिला है जमुई। कौन सा जिला है? जमुई। जमुई में नाटी नकटी एक पक्षी विहार है या फिर पक्षी अभ्यारण्य बोल सकते हैं। वो बहुत फेमस है, एग्जाम में आता है। वहीं भारत के अंदर में आपका एकमात्र जो रामसर साइट का दर्जा है वो आपका बेगूसराय के अंदर में कामरताल झील है। बेगूसराय के जिला के अंदर एक आपका झील है जो एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। याद रखिएगा यह आपका एकमात्र रामसर साइट है पूरे बिहार के अंतर्गत। समझ में आ गया? अगर पूछेगा कि यह किस जिला में है कामरताल झील, तो यह बेगूसराय में है। वहीं अगर बात करते हैं एक आपका झील बहुत फेमस है, एक आपका झील बहुत फेमस है जो कि गोगाविल झील है। गोगाविल बिहार की ही बात कर रहे हैं। बिहार का एक जिला कटिहार है। कटिहार में याद रखिएगा गोगाविल झील है। 4 अक्षर का कटिहार, 4 अक्षर का गोगाविल, यानी गोगाविल कहां में है? कटिहार में है। समझ में आ गया? और एक झील बहुत फेमस है, याद रखिएगा अनुपम झील। अनुपम झील बिहार के कैमूर में है। कैमूर को हम लोग भभुआ के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोग डाउट नहीं होना है आप लोग को। वहीं अगर बात करते हैं पटना पक्षी विहार कहां में है, तो पटना पक्षी विहार पटना या बिहार में कहीं नहीं मारिएगा। पटना पक्षी विहार एटा में है और एटा जो है यह आपका उत्तर प्रदेश में है। कहां में? उत्तर प्रदेश में। यानी पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश आपका जो है कि एटा शहर में है। याद रख लीजिएगा। समझ में आ गया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य कहां में है, तो उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य बिहार में है। ऐसा नहीं कि उदयपुर सोच के आप राजस्थान चल जाइएगा, ना, गलत हो जाएगा, ये याद रखिएगा। वहीं अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किशनगढ़ी शैली का संबंध किस राज्य से है, तो किशनगढ़ी से किशनगंज सोच के बिहार नहीं मार दीजिएगा। किशनगढ़ी जो है वह राजस्थान का शैली है। कहां का शैली है? राजस्थान का। वहीं अगर बात करते हैं बिहार जलप्रपात किस नदी पर है, तो बिहार जलप्रपात जो है वह टोंस नदी पे है। और याद रखिएगा कि अगर पूछेगा बिहारी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बिहारी पुरस्कार का संबंध साहित्य से है, लिखने पढ़ने से है। और याद रखिएगा बिहारी पुरस्कार बिहार सरकार नहीं देती है, बिहारी पुरस्कार जो देती है वह राजस्थान सरकार देती है। और इसका शुरुआत 1991 से हुआ है। कब से हुआ है? 91 से हुआ है। याद रख लीजिएगा, आप लोग के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और 1991 में साहित्य के क्षेत्र में एक और पुरस्कार का शुरुआत हुआ है जिनका नाम है सरस्वती सम्मान। कौन सा सम्मान? सरस्वती सम्मान। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत के अंदर में जो पहला सरस्वती सम्मान मिला था वो अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन को मिला था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा।
तो चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है तेजड़िया और मंदरिया शब्द का संबंध किससे है। तो आप लोग याद रखिएगा, तेजड़िया यानी कभी तेज होता है कभी मंद होता है। तो आप लोग अभी नाम सुनते होंगे हम कि स्टॉक मार्केट में हम पैसा लगा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो वही हो गया। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कभी पैसा का दाम बढ़ता है कभी उसका वैल्यू घटता है। तो यानी कभी तेज होता है कभी मंद होता है। यानी तेजड़िया मंदरिया का संबंध स्टॉक मार्केट से है। किससे है? स्टॉक मार्केट से। और भारत में जो विभिन्न प्रकार के स्टॉक मार्केट पे जो कंट्रोल करती है वह सेबी करती है। कौन करती है? सेबी, यानी SEBI, सेबी। और सेबी जो है इसका फुल फॉर्म होता है द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। समझ में आ गया। और सेबी का स्थापना 1988 में हुआ है। सेबी का स्थापना 1988 में हुआ है, लेकिन अगर इसमें 4 साल जोड़ दीजिएगा तो 1992 मिलेगा। तो 1992 अधिनियम के तहत, यानी अक्सर चीज देखा जाता है कि पहले अधिनियम आता है तब जाके उसका स्थापना होता है। जैसे RBI का स्थापना 1934 अधिनियम के तहत 1935 में हुआ है, लेकिन याद रखिएगा सेबी में उल्टा होता है। सेबी का स्थापना 1988 में हो गया है, तब जाके 4 साल के बाद इसमें अधिनियम आता है। और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और यह विभिन्न प्रकार के स्टॉक मार्केट पर काम करती है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत में आपके विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिए हैं या किस अर्थशास्त्री ने दिए हैं। तो याद रखिएगा आपका विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिए हैं। और दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का भी सिद्धांत दिया है। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का भी सिद्धांत दिया है। और इनका एक पुस्तक बहुत फेमस है जिनका नाम है आपका द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी है। और इन पुस्तक का प्रकाशन 1901 में हुआ था। और इसमें सबसे हाईलाइट जो चीज था वह धन के निष्कासन का सिद्धांत था। याद रखिएगा। और यह कहा करते थे कि भारत से धन किसी ना किसी माध्यम में आपके 3/4 हिस्सा जो है कि विदेश चल जाता है। और ऐसे भी आपको पता है कि अंग्रेज ने भारत का विभिन्न प्रकार से शोषण किया है, आपके व्यापार से या राजनीति के माध्यम से। यहाँ का जो है कि सोने का चिड़िया कहलाता था पहले का भारत, और उसको यहाँ से सब चीज शोषण करके अपने देश यूरोपीय कंपनी लेके चल गए थे। तो उसी के संदर्भ में धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। और दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से या फिर वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय बनते हैं जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति बने थे 1892 में। याद रखिएगा। और वह किस लोकसभा से बने थे? तो वह जगह याद रख लीजिएगा, फिंसवरी लोकसभा। कौन सा लोकसभा? फिंसवरी लोकसभा। लेकिन अगर ये जीतने वाले बंदे बने थे, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे या पहले भारतीय कौन बने थे, तो याद रखिएगा WC बनर्जी बने थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। यह लगभग 1867 में ही लड़े थे, लेकिन यह जीत नहीं पाए थे। और जीतने वाले पहले पूछेगा तो आपको आंसर मारना है दादा भाई नौरोजी। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वही आपके WC बनर्जी जो है कि आगे चल के 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनते हैं। आप लोग को पता है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अगर पूछेगा आपसे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का संस्थापक तो ए ह्यूम बता दीजिएगा, यानी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम बता दीजिएगा। और इनका संबंध स्कॉटलैंड से था। ये एक भारत नहीं थे, ये एक अंग्रेज थे। ठीक है। और स्कॉटलैंड जो है वह आपके ब्रिटेन के अंतर्गत एक देश है। याद रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत एक देश है। आप लोग याद रखिएगा। और वहीं से संबंध रखते थे स्कॉटलैंड से आपके एक पक्षी वैज्ञानिक और एक असैनिक व्यक्ति थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि A.O. ह्यूम थे एक कौन? तो A.O. ह्यूम जो थे वो एक असैनिक सेवक थे। याद रख लीजिएगा, कान खोल के जो बता रहे हैं। A.O. ह्यूम जो थे वो एक असैनिक सेवक थे। और असैनिक सेवक के साथ साथ जो थे वो एक पक्षी वैज्ञानिक भी थे। पक्षी वैज्ञानिक अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है आगे एग्जाम टफ करने के लिए उसके बदले में वो ऑप्शन भी दे दे, तो आपका ध्यान रहना चाहिए। समझ में आ गया। और याद रखेगा इसका संबंध स्कॉटलैंड से था। वहीं भारत के अंदर में भारत राष्ट्र कांग्रेस के जो आपके पहले अध्यक्ष बने थे वो आपके WC बनर्जी बने थे। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के याद रखिएगा 3 गो महिला सदस्य बनी है। और 3 महिला सदस्य में से याद रखिएगा पहली बार 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट बने थे आपके जो है कि कलकत्ता अधिवेशन में। वहीं 1925 में याद रखिएगा कानपुर अधिवेशन से सरोजिनी नायडू बनी थी पहली भारतीय महिला। क्योंकि इससे पहले जो एनी बेसेंट का नाम लिए 1917
1917 में वो एक भारतीय नहीं थे, वो एक जो थे वो किस देश के थे, याद रखिएगा, वो उनका संबंध आयरलैंड से था। कहां से था? आयरलैंड की थी आपकी सरोजिनी नायडू, सॉरी एनी बेसेंट, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद फिर 1933 में नलिनी सेनगुप्ता बनी थी भारत के राष्ट्र कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष, और यह जो 1933 में बनी थी यह भी कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। यानी 1917 और 1933 यानी फर्स्ट और लास्ट दोनों कलकत्ता अधिवेशन। अब बीच में जो आपका 1925 वाला हुआ यह कानपुर मार देना है, याद रख लीजिएगा। और कानपुर जो है वह गोमती नदी के किनारे है, और कानपुर जो है वह चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां में है, तो चेन्नई में है। चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां में है? चेन्नई में है। और याद रखिएगा चमड़ा को बनाने वाला जो आपका एंजाइम का नाम है वह क्या है, तो याद रखिएगा वह रेजिन है। क्या है? रेजिन। बहुत फेमस क्वेश्चन। एक होता है रेनिन, एक होता है रेजिन। तो रेनिन जो होता है वह शरीर में दूध को पचाने के लिए होता है, जो कि बार बार बताते हैं। और याद रखिएगा चमड़ा को बनाने के लिए या स्याही को बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा रेनिन का प्रयोग करते हैं, सॉरी रेजिन का। किसका प्रयोग करते हैं? रेजिन का प्रयोग करते हैं, याद रख लीजिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपको कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया है? थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और आगे आएगा। तो भारत राष्ट्र कांग्रेस के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत दिया है वह लाला लाजपत राय ने दिया है। किसने दिया है? लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय ने एक पुस्तक लिखा था अनहैप्पी इंडिया। क्या लिखा है? अनहैप्पी इंडिया, याद रख लीजिएगा। और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी जो हाईलाइट किया था वह भी किसने किया है, तो लाला लाजपत राय ने किया है। और लाला लाजपत राय ने भारत के अंदर में एक बैंक का स्थापना किया था 1894 ईस्वी में, याद रख लीजिएगा, पंजाब नेशनल बैंक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि समष्टि और व्यष्टि दो प्रकार के अर्थशास्त्र को दो हिस्सों में बांटकर पढ़ा जाता है, एक समष्टि एक व्यष्टि। तो उसमें से जो एक शब्द है, जैसे कि आपको बता देते हैं मैक्रो। मैक्रो जो होता है, मैक्रो यानी MACRO, मैक्रो का हिंदी होता है समष्टि। और पहली बार जो मैक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग किया था वह रेगनर फ्रिक्स ने किया था। यह रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 1933 ईस्वी में माइक्रो या मैक्रो पूछे, और उसी दोनों का हिंदी नाम होता है समष्टि या व्यष्टि। तो यह फ्रिक्स नाम के, रेगनर फ्रिक्स नाम के व्यक्ति ने पहली बार इसका प्रयोग 1933 ईस्वी में किया था। और जब हम 1933 का नाम लेते हैं तो एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में रिकॉल होता है। इसे तो बहुत सारा क्वेश्चन 1933 में बता सकते हैं, लेकिन एक हाईलाइट क्वेश्चन याद आता है कि पाकिस्तान शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था वह चौधरी रहमत अली ने किया था। लेकिन चौधरी रहमत अली ने किया कब था भैया, तो याद रखिएगा चौधरी रहमत अली ने 1933 में ही किया था। कब किया था? 1933 ईस्वी में किया था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बार बार हम रिकॉल करवाएंगे इसी तरह से मिक्सअप करके, जितना हम बताएंगे बस आप कमांड में रखिएगा। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक का रचना जो किया है वह एडम स्मिथ ने किया है। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ है या यह पुस्तक जो प्रकाशित हुई है वह हुआ है आपका 1776 में प्रकाशित हुई है। 1776 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। और याद रखिएगा 1723 में जो है कि एडम स्मिथ का जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में, और 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक का रचना किया था। और वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक में सबसे अधिक जो जोर दिया गया था या बल दिया गया था, यह सबसे अधिक मात्रा में जो जगह दिया गया था वह धन को दिया गया था। और याद रखिएगा कि धन को जो व्याख्या किया था या धन को जो अधिक से अधिक परिभाषित करने का काम किया है वह एडम स्मिथ ने। और याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में सबसे अधिक जो प्रयोग किया गया है वह किस पर बल दिया गया है, तो मारिएगा धन पर दिया गया है। किसने दिया गया है? धन पर। और अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है, यह भी एडम स्मिथ ने कहा था, तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और एडम स्मिथ का संबंध स्कॉटलैंड से था, आप लोग को बार बार बताते हैं। और भारतीय अर्थशास्त्र का जो जनक कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? M विश्वेश्वरैया को कहा
कहा जाता है, याद रखिएगा। और एम विश्वेश्वरैया का संबंध कर्नाटक से था और इनके द्वारा ही, याद रखिएगा, 1938 ईस्वी में एक पुस्तक बहुत फेमस लिखा गया था जिनका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रख लीजिएगा, जो है कि विश्वेश्वरैया है। और याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष विश्वेश्वरैया के जयंती को हम लोग इंजीनियर दिवस या अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को। यानी मोदी जी का जो जन्म दिवस मनाते हैं 17 सितंबर को, उससे 2 दिन पहले हम लोग इंजीनियर दिवस मनाते हैं। और वह मनाते हैं किसके जन्म दिवस के रूप में? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, वह मनाते हैं हम लोग विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के रूप में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल का जो सिलेबस दिए थे उसको हम लोग फटाफट वन लिनियर के माध्यम से कवर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दिन ब दिन अब इलेक्शन खत्म होने के कगार पे है। बहुत सारा एग्जाम आपके सामने देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए जितना क्वेश्चन हम बताएंगे बस आप याद करते चलिए, देखिएगा क्वेश्चन कैसे बाहर हो जाता है एग्जाम में। और खास करके एलपी टेक्नीशियन के लिए हम बोर्ड पे आपको सिर्फ न्यूमेरिकल बताएंगे। न्यूमेरिकल जो बताएंगे वो बोर्ड पे बताएंगे 5-5 वो करके, तो आप लोग जो है कि उसको भी देखिएगा। लेकिन फिलहाल आपका बिहार एसएससी को हम टारगेट कर रहे हैं, उससे पहले बिहार पुलिस को टारगेट करेंगे। और जो है कि जून के लास्ट तक में जो है कि आपका हार्डली लास्ट तक में आपका आराम से सीजीएल 4 वैकेंसी भी देखने के लिए मिल जाएगा। और सेंट्रल लेवल का सीजीएल भी आ चुका है, और जो देखिएगा उसमें भी मेरा दबदबा रहेगा आपका, क्योंकि हमको पता है जीके जीएस अगर आप अच्छा से मेरा चैनल को कवर कीजिएगा तो आपका बीपीएससी प्रीलिम्स तक आपका कवर करेगा, आराम से रिजल्ट है, क्योंकि हम खुद बनाए हुए रिजल्ट हैं और मेंस भी लिखे हुए हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जितना भी वनडे एग्जाम पूरे भारत में होता है, आप जाके टकरा जाइएगा, आपका जीके जीएस में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो ये हकीकत है। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम फटाफट क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। आप लोग बताइएगा दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम है मूल शंकर। वही जब दयानंद सरस्वती मन में आता है तो स्वामी विवेकानंद भी मन में आ जाता है। तो स्वामी विवेकानंद में देखिएगा जो है कि 5 अक्षर है, और विवेकानंद में मार दीजिएगा नरेंद्र दत्त। क्या मार दीजिएगा? नरेंद्र दत्त। समझ में आ गया? वही रामकृष्ण परमहंस का जो वास्तविक नाम है वह गदाधर चट्टोपाध्याय है। क्या है? गदाधर चट्टोपाध्याय है। और स्वामी विवेकानंद के गुरु भी थे गदाधर चट्टोपाध्याय, याद रखिएगा, क्योंकि उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है कि आप लोग को पता है रामकृष्ण मिशन का स्थापना जो किए थे वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा बंगाल के अंदर में किया गया था 1897 में। और उससे 10 साल पहले बेलूर मठ का स्थापना भी किया गया है 1887 में बंगाल के अंदर में ही, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस अंग्रेज के द्वारा आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा? तो याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक संस्था बनाया गया था भारत में जिनका नाम है आर्य समाज। क्या नाम है? आर्य समाज। तो याद रखिएगा आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था। और यह समाज का नारा क्या था, या फिर आर्य समाज जो बनाया गया था वह हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। यानी हिंदू धर्म को सबसे अधिक बल दिया गया, या हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया, या हिंदू धर्म को बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो याद रखिएगा कि आर्य समाज का स्थापना 1875 में किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और याद रखिएगा इनका सबसे मुख्य नारा था भारत भारतीयों के लिए। भारत भारतीयों के लिए जो नारा दिया था वह आर्य समाज ने दिया था। और याद रखिएगा कि आर्य समाज ने जो दिया था भारत भारतीयों के लिए नारा, तो यह कहा करते थे आपके सर वेलेंटाइन सिरोल ने। सर वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता के रूप में पुकारा। वहीं अगर व्यक्ति का नाम लीजिएगा कि किस भारतीय को भारतीय अशांति का जनक के रूप में कहा गया, तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में जो कहा गया, याद रखिएगा वह किसको? तो बाल गंगाधर तिलक को। किसको कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को। और बार बार आपको रिकॉल करवाते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने ही भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को कहा था कि यह वर्ष में एक बार मेढक के तरह टट्टर करती है फिर शांत हो जाती है। समझ में आ गया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था मऊ मध्य प्रदेश में। मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। और 14 अप्रैल को याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष समानता दिवस हम लोग मनाते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
जो थे वो भारत के पहले कानून मंत्री बने थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भी जानते हैं, याद रखिएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पुस्तक का रचना किया जिनका नाम है अछूत कौन और कैसे, अछूत कौन और कैसे। और भारतीय श्रमिक पार्टी का स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे 1937 में, आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है 1857 की क्रांति को किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र विद्रोह कहा था, तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह को यह एक राष्ट्र विद्रोह आपके डिजरेली ने कहा था। किसने कहा था? डिजरेली ने कहा था, याद रख लीजिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपके कि 1857 के विद्रोह को किसने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, तो यह आपके वीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था, याद रखिएगा। और वहीं 1857 के विद्रोह में याद रखिएगा 1857 के विद्रोह में आपके न तो अगर न वाला लगा हुआ रहेगा, न तो आपके जो है कि एक युद्ध था ना ही एक स्वतंत्रता संग्राम था, अगर न करके लगा हुआ रहेगा तो आप लोग मारिएगा मजूमदार। क्या मारिएगा? मजूमदार। न करके अगर लगा हुआ आएगा 3-4 गो तो आप लोग मजूमदार मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि तीर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस शहर में हुआ था, तो तीर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां में हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था वह हुआ था राजगीर में। आपको ट्रिक बताए थे, रोआ के वो पो को रावपक, यानी पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। चौथा कहां हुआ था? कुंडलवन में, जम्मू कश्मीर में पड़ता है कुंडलवन, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है 16 महाजनपद की सूची जो मिलती है वह किसमें मिलती है, तो वह अंगुत्तर निकाय में मिलती है। यानी याद रखिएगा 16 महाजनपद जो जैसे अभी भारत में कुल 28 राज्य है, उसी तरह से आपके प्राचीन समय में भारत में कुल आपके अलग अलग महाजनपद बटे हुए थे कुल 16 की संख्या में। तो 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है वह एक बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक आपका पुस्तक है अंगुत्तर निकाय। यह बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और याद रखिएगा जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो ये दोनों में संयुक्त रूप से आपका मिलता है क्या, तो याद रखिएगा 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। और 16 महाजनपद में से हम लोग जो आते हैं मुंगेर भागलपुर का क्षेत्र जो है वह अंग महाजनपद का क्षेत्र है। और अंग की राजधानी कहां है, तो चंपा है। अंग की राजधानी कहां है? चंपा है, आप लोग याद रख लीजिएगा। वहीं दक्षिण भारत का जो एकमात्र आपका महाजनपद है वह आपका कौन सा है, तो वह आपका अस्मक है। कौन सा है? अस्मक है। और अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन हुआ करती थी, और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे है, सॉरी गोदावरी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है, आप लोग याद रखिएगा। एक बार आपको महाजनपद का हम रिवीजन करवा देते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगीर, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगीर। काशी की राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी कहां है? वाराणसी। उसके बाद वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, वत्स की राजधानी कहां है? कौशाम्बी है। वहीं अगर बात करते हैं वज्जी, तो वसे वज्जी वसे वैशाली, वसे वज्जी वसे वैशाली। और आपको जो काशी का वाराणसी बताए तो आप लोग को पता है कि वाराणसी में ही आपका काशी शहर है, उसी का नाम परिवर्तन है, आप लोग को पता है। वहीं अगर बात करते हैं कौशल, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। कहां है? श्रावस्ती। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक धर्म उपदेश दिए हैं, जैसा कि आप लोग को पता है। आगे बढ़ते हैं, और पहला धर्म का उपदेश कहां दिया था, तो आप लोग को पता है सारनाथ में दिया था। कहां दिया था? सारनाथ में। और सबसे जो आपका अधिक दिया है वह कहां दिया है, तो सबसे अधिक जो दिया है वह आपके कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अवंती की राजधानी कहां थी? उज्जैन। अवंती की राजधानी कहां थी? उज्जैन। अगला क्वेश्चन, मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती, मल्ल की राजधानी कुशावती। और इसी मल्ल में सबसे अंतिम उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने। तो उपदेश के बारे में 3 चीज बताए, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने जो उपदेश देना शुरू किया सारनाथ से, तो याद रखिएगा उसको धर्मचक्र, उसको क्या कहा गया, तो उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, धर्मचक्र परिवर्तन। और जब वह घर से निकला था तो उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया। और जब वह देहांत हो गया उनका, या फिर उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गया, तो याद रखिएगा उसको महापरिनिर्वाण कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया, याद रख लीजिएगा। तो याद रखिएगा
कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया आपके सारनाथ में, और सबसे अधिक उपदेश दिया कहाँ में, तो सबसे अधिक कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, और सबसे अंतिम उपदेश दिया मल्ल में। कहाँ में दिया था? मल्ल में दिया था। और मल्ल एक महाजनपद थी, और मल्ल की राजधानी कुशावती है। कहाँ है? कुशावती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, पंचाल की राजधानी कहाँ है? अहिच्छत्र। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र है। कहाँ है? अहिच्छत्र है। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चेदी की राजधानी शक्तिमती है। चेदी की राजधानी कहाँ है? शक्तिमती। उसके बाद है कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, और इंद्रप्रस्थ जो है वह दिल्ली का पुराना नाम है। दिल्ली का पुराना नाम, ऐसे दिल्ली का सब बोलता है, लेकिन ओरिजिनल नाम उनका इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, याद रखिएगा। और यह भी आपका दिल्ली मेरठ हरियाणा का क्षेत्र में स्थित था। आगे बढ़ते हैं। अगला, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ है? विराटनगर। मत्स्य का राजधानी कहाँ है? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। तो याद रखिएगा, अभी जो आपको पता है विराट कोहली जो है वह आपके फैट वगैरह चीज कुछ यूज नहीं करते हैं। आप लोग को बता दे, पूरे विश्व में अगर देखिएगा फैट के मामले में शरीर में वसा, तो उनके शरीर में अगर देखिएगा पूरे विश्व में, तो टॉप 5 में उनका जगह आता है। आप लोग रोनाल्डो का नाम सुनेंगे तो वो सब टॉप पे आता है। उनके शरीर में 1% भी जो है कि आपका फैट नहीं है, तो उसी शरीर में विराट कोहली भी है। इसका मतलब वो मछली नहीं खाता है, वो मत्स्य नहीं खाता है। तो मत्स्य कौन नहीं खाता है? तो विराट नहीं खाता है। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है। कहाँ है? विराटनगर। और विराटनगर का क्षेत्र जो पड़ता था वह आपके राजस्थान का अलवर भरतपुर सबका क्षेत्र पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। कंबोज की राजधानी कहां थी? हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक। उसके बाद बात करते हैं सुरसेन। तो सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। कहां थी? मथुरा। सुरसेन की राजधानी मथुरा। आगे बढ़ते हैं। अस्मक। अस्मक की राजधानी पोटली, और यही अस्मक जो है कि दक्षिण भारत का एकमात्र आपका महाजनपद था, याद रखेगा, गोदावरी नदी के किनारे। यह क्वेश्चन बार बार आता है क्योंकि दक्षिण भारत का एकमात्र है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। कहां थी? तक्षशिला। और यह तक्षशिला आपका सबसे पुराना खंडपीठ है भारत के अंदर में शिक्षा का, जैसे कि आप लोग को पता है। और यह जो है कि आपका चल गया पाकिस्तान के क्षेत्र में। तो चलिए हम लोग अब धीरे धीरे जो है कि आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग ने ही आप लोग को पता है कि 1858 का अधिनियम पारित करवाया, और 1858 के अधिनियम के तहत जो है कि ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जो है कि कंपनी का सत्ता चला गया, और वहीं से एक सचिव का पद निकला। और वहीं पर जो है कि भारत के अंदर में पहले सचिव 1757 के विद्रोह से निकला था गवर्नर का पद। उसी तरह से 1858 के समय एक सचिव का पद निकला, जब कंपनी का सत्ता चल गया आपके जो है कि क्राउन के हाथ में। तो जब सचिव का पद निकला तो 1858 के पद पर, तो यह सचिव का पद 1947 तक चला, जब तक भारत आजाद नहीं हो गया। वहीं अगर बात करते हैं 1858 के जो है कि अधिनियम के तहत जो है कि पहली बार जो है कि जितना भी मुगल सत्ता चल रहा था उसको जो है कि मिलने वाला पेंशन व्यवस्था बंद कर दिया। और लॉर्ड कैनिंग ने जितना भी मुगल सत्ता वगैरह आपके रहते थे वो लाल किला के अंदर में जाके रहते थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जब मुगल सत्ता वगैरह जब आपके यानी औरंगजेब वगैरह का निधन हो गया, तो जितने भी शासक हुए वो कहां पर रहते थे अपना आश्रय लेकर? तो याद रखिएगा लाल किला के अंदर रहते थे, जो कि दिल्ली के अंदर में स्थित है। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली जो है कि चाणक्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है, याद रखिएगा। और चाणक्य जो थे वो मगध साम्राज्य में बहुत हद तक चंद्रगुप्त मौर्य का सपोर्ट किए थे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तो आप लोग आराम से मेहनत करते रहिएगा। यह जो है कि हम लोग बिहार पुलिस का सेशन एक तरह से जबरदस्त सेशन चल रहा है, बस आप लोग लगातार मेहनत करके इसी तरह से आगे बढ़िए। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।